मैं चैताली सेनगुप्ता रॉय, सेनगुप्ता इसलिए क्योंकि मेरा सारा सर्टिफिकेट्स सेनगुप्ता के ही नाम से है। मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट बांकीपुर की प्रोडक्ट रह चुकी हूँ 11 साल, और उसके बाद मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज 4 साल बिताया। फिर वहाँ से मैं मास्टर्स करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में गई, क्योंकि मेरा बीए का जो ऑनर्स सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस था। बचपन से मुझे ये पॉलिटिकल साइंस बहुत अट्रैक्ट करता था। फिर मेरा एम बहुत टीचिंग का नहीं था, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का था, बट मेरे पेरेंट्स का थोड़ा ऑब्जेक्शन था कि टीचिंग लाइन इज़ द बेस्ट लाइन फॉर एनी वुमन। और आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं 1963 बॉर्न हूँ, तो उस समय का कॉन्सेप्ट वैसा ही था। खैर, उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस को फर्दर आगे बढ़ाया और उसमें पीएचडी करके मैंने अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल किया। दूसरी बात है कि जब मैं 32 साल सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में बिताई हूँ एज अ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश टीचर, मैंने बहुत बच्चों को ना करके तो मुझे लगता है करीब लाख तो पहुँच ही गए होंगे बच्चे मेरे पास एडुकेटेड होते हुए। उसमें बहुत बच्चे टॉपर्स निकले, बहुत बच्चे इंजीनियर्स निकले, डॉक्टर्स निकले, आईएएस निकले, आर्मी में गए, सारे के सारे बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। और मैं ये प्राउडली बोल सकती हूँ कि 12 आर्ट्स को जब मैंने संभाला 1919 से 1999 से, उस समय से मैं अपने बच्चों को बस खाली बुक एजुकेशन नहीं दी हूँ, साथ साथ मॉडल भी दी हूँ, ताकि वो बच्चे ग्रीन गेट्स ऑफ एसजेसी बांकीपुर के निकलने के बाद उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, ये उसका एक आइडिया मैं दे दी हूँ, ताकि उस आइडिया को जिसने भी फॉलो किया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे बच्चे ऑल ओवर है, बैंगलोर है, पुणे है, बीएचयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भरे हुए हैं। एंड वहाँ भी उन बच्चों से पूछा जाता है कि आपको इतना नॉलेज कहाँ से मिला पॉलिटिकल साइंस का। मुझे ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो मेरे एक इंट्यूशन में आ जाता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। और आई एम वेरी प्राउड कि मैंने स्टेट टॉपर्स दिया है, इंडिया टॉपर दिया है दक्षा श्रेष्ठा को, जो सीयूटी में 100 परसेंटाइल लाई है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में है। मैं डेफिनेटली उन बच्चों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उन पेरेंट्स को भी जो कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के इतने दिन से भरोसा किया। थैंक यू। तो आप हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से और आप हैं साइंस बैकग्राउंड से। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना परिचय बताइए पूरा। Myself सौरभ रॉय, और आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन लास्ट 24 years एंड मैं मैथ साइंस दोनों ही पढ़ाता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम ABS एंड फर्दर मेरी स्टडीज़ कॉमर्स और साइंस दोनों में हुई है। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन साइंस ऑल्सो एज वेल एज कॉमर्स। आई हैव बीन बीएड ऑल्सो। और मैं शुरू से ही मतलब कि SR क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ एंड मेरे स्टूडेंट्स सेंट जोसेफ कॉन्वेंट्स, सेंट माइकल्स, JVS एंड अदर अच्छे स्कूलों से। और मेरे कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ बिहार सारे स्टूडेंट हमारे पास आए हैं एंड आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट दैट आई कैन गिव देम द बेस्ट। और मेरा फोकस अपने स्टूडेंट्स की तरफ बेसिकली ये रहा है कि आई कैन मेक देयर बेस स्ट्रॉन्ग। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा? मैं मैथ्स और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री दो किस क्लास से किस ये क्लास मैं क्लास 6 से क्लास 10 तक तो मैं मैथ साइंस कम्प्लीटली हैंडल कर लेता हूँ और मैं खुद ही हैंडल करता हूँ क्यों? बिकॉज आई फील दैट इफ द बेस ऑफ द स्टूडेंट इज प्रॉपर तो उनको फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती।
और आप क्या क्या फिर टीच करते हैं अपने कोचिंग में? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सोशल स्टडीज़ दैट इज सिविक्स एंड हिस्ट्री, लैंग्वेज। जब बच्चों को इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत होती है 9th 10th के बच्चों को, दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, वो मैं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैं अपने ज़माने में भी 10th में 9th-10th में इकोनॉमिक्स ही रखी थी, सो उसका भी मुझे आइडिया है। ज्योग्राफी में बच्चे हेल्प चाहते हैं तो मैं वो भी हेल्प कर देती हूँ। मेरा बेसिक फोकस इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंग्लिश, लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर आईआईटी कर रहे हैं और जब आपको बुक्स मिलेगा कहीं भी, कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कहीं भी बुक्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो मेरा बेसिक फोकस रहता है इंग्लिश, जो कि बहुत सुधारना ज़रूरी है। तो एक्चुअली में आपका आर्ट्स है, सर का साइंस है, और मूलतः जो है गार्जियंस जो हैं बच्चों को अंग्रेजी तो सिखाना चाहते हैं कि हर बच्चा, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखे, इंग्लिश लिखना सीखे। वो तो प्रायोरिटी है, इसलिए आप इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाती हैं तो शायद आपके पास बच्चे इंग्लिश के लिए भी आते होंगे। लेकिन साइंस के तरफ जो बच्चों का झुकाव है, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो इसमें बच्चे ज़्यादा आते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड में बच्चे ज़्यादा आते हैं? मैं इसका जवाब दूं? 10 तक बच्चों के पेरेंट्स, 11th 12th तक बच्चों के पेरेंट्स बड़े फोकस रहते हैं, साइंस पढ़ो नहीं तो कुछ नहीं होगा। पर मैं ये एक बात पेरेंट्स से ये पूछूं कि डीयू में तब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के लिए साइंस स्टूडेंट्स की इतनी मारामारी क्यों होती है और इतना हाई कट ऑफ मार्क्स क्यों जाता है? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर डीयू में इंग्लिश ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स पढ़ाने भेजते हैं? क्यों? इसका मुझे आज तक कोई आंसर नहीं मिला। पर मैंने देखा है अच्छे बच्चों को साइंस के जाके डीयू में पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या कुछ नहीं मिला तो साइकोलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे, सॉरी टू से, मैं खुद ही बिहारी हूँ, पर ये बिहारी पेरेंट्स के दिमाग का एक ये है, बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं कर सकेगा जिंदगी में। पर आखिर बच्चे को क्यों डीयू में भेजा जाता है? मेरा ये मानना है कि टिल अप टू 10th and 12th you must have proper knowledge of all the subjects which you are going through that till that 12th level. Well, suppose till 10th standard you must have proper concept of science also, maths also, and even your arts, history, civics, geography. अदर माने कि अगर ठीक है आप साइंस से पढ़ रहे हैं, ओके, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड इन दैट लाइन, वेल एंड गुड। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस पे फोकस करते हैं, आर्ट्स को थोड़ा कम फोकस करते हैं, एंड इन आफ्टर डूइंग देयर 12th दे आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ साइंस। तो आजकल कॉमर्स का कैसा है? नहीं, जस्ट लेट मी कंप्लीट। तो फिर क्या होता है कि देन अगेन व्हेन दे कंप्लीट फॉर देयर other government services, then they have to study the same subject of arts again. So why not at the right time to focus on those subject also properly? आज के डेट में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एग्जाम देखिए, यूपीएससी देखिए, बीपीएससी देखिए, बैंकिंग देखिए, एवरीवेयर यू आर इन नीड ऑफ प्रॉपर आर्ट्स नॉलेज। इंग्लिश इज वेरी कंपल्सरी। अगर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, you won't understand the question of mathematics also and science also. Concept में इंग्लिश तो strong होना ही होना चाहिए। देखिए हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो बिहार बोर्ड के होते हैं, जब वो 10th बिहार बोर्ड से करके निकलते हैं, जब 11th 12th में जाते हैं तो बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट होते हैं वो हिंदी में तो नहीं पढ़ाते, वो तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो अगर मेरा सामना किसी स्टूडेंट से ऐसे होता है जो कि बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई से है या किसी भी बोर्ड से है, अगर उनकी इंग्लिश वीक है तो आई एडवाइज देम कि नहीं बेटा, आपको कोशिश करना है कि यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर बुक इन इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि दैट विल बी प्रॉपर फॉर यू। अगर आप कल को बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, देन ओवर देयर मतलब हिंदी विल बी जस्ट अ माइनर पेपर फॉर यू। रेस्ट, वेदर यू स्टडी हिस्ट्री, वेदर यू स्टडी ज्योग्राफी, whether you study math, whether you study
एनी सब्जेक्ट, वो सब में आपको इंग्लिश, तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही होना चाहिए। प्लस ऑल द बेसिक सब्जेक्ट टिल 10th स्टैंडर्ड इज वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट, इवन फॉर योर बेटर एग्जाम्स इन बोर्ड्स एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर वेयर यू आर गोइंग टू सिट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, क्या उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं है? मैथ्स से क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक होते हैं कहते हैं आई विल नॉट टेक मैथ्स, आई विल टेक आर्ट्स। जब वो आर्ट्स से मैंने 12 कर लेते हैं, उसके बाद जब CUT ही देने जाते हैं, ओवर देयर वन पेपर इज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये देखिए, दोनों पल्ले जो है पढ़ाई के ये बराबर रखना बहुत ज़रूरी है टिल अ पर्टिकुलर लेवल। तो आप दोनों आदमी क्या एडवाइस करते हैं गार्जियंस को और या बच्चों को, कैसे वो अपना शेड्यूल बनाएं या कैसे वो कंसेप्ट क्लियर करें अपना? कि जैसे बच्चे बहुत से बच्चे जिनका मैथ्स ख़राब होता है, वो मैथ्स से भागना चाहते हैं और साइंस को छोड़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है या पर्टिकुलर हिंदी ठीक नहीं है, तो जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है वो उसको छोड़ना चाहते हैं बनिस्बत कि उसको ठीक करना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा पेरेंट्स का भी मोटिवेशन होना चाहिए कि बच्चा तुम दोनों चीज को बैलेंस करके चलो। द मेन पॉइंट इज बैलेंस। बैलेंस नहीं करोगे तो तुम फिर कहीं नहीं हो। आई वुड लाइक टू एडवाइस, जैसे कोई भी गार्जियन जैसे कहीं भी अपने बच्चों को पढ़े, स्कूल में भेजे या किसी इंस्टीट्यूट में भेजे या किसी ट्यूटर के पास आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एटलीस्ट गार्जियन को चाहिए कि अपने उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनकी कॉपीज, नोटबुक्स एक बार देखें। बहुत गार्जियन ऐसा बोल देते हैं कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले ये लाइन कभी अपने बच्चों के सामने ना बोले। आप एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं कि आपके बच्चों ने डेट के हिसाब से डेली क्या काम किया है। एनालाइज, जैसे गार्जियन और स्टूडेंट और टीचर, ये तीनों का हम समझिए कि प्रॉपर लेबर होगा, एक प्रॉपर काम होगा तो रिजल्ट बढ़िया होगा। टीचर के पास, कोई भी टीचर के पास एक स्टूडेंट 2 घंटे के लिए आता है स्कूल में। गार्जियन के पास देखिए मैक्सिमम टाइम 10 से 12 घंटा एक बच्चा एक पेरेंट्स के साथ रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कितने भी बिजी हो, एटलीस्ट 10 मिनट्स निकाल के अपने बच्चों को बोले बेटा आज तुमने क्या पढ़ा। 1 डे ऑल्टरनेट करिए, ट्वाइस इन अ वीक भी करिए, लेकिन ये जरूर देखिए कि वो बच्चा घर पे क्या कर रहा है या स्कूल में क्या कर रहा है। नोटबुक्स देखिए, बच्चे के मन में ये रहना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरी नोटबुक्स देखते हैं, दे आर कंसर्न रिगार्डिंग माई स्टडीज। एक हुआ बस फॉर्मेलिटीज दैट यू आर पेइंग द फीस, वी आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू अ वेरी गुड स्कूल, वेरी गुड इंस्टीट्यूट। नहीं, इससे आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। आप ये देखिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। That is the most important part. टेस्ट लेती हूँ मैं, वो टेस्ट के पेपर्स गार्डियन के पास साइन कराने भेजती हूँ और उनका रिमार्क मांगती हूँ कि इतने दिन पढ़ी है या इतना दिन पढ़ा है आपका बच्चा, तो आप असेस कीजिए कि आपका बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस किया। एक पहले मंथ में तो आया कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। सेकेंड मंथ जब मैं टेस्ट ली तो बोला कि हाँ माँ थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री हुआ है। तो ये मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चों का टेस्ट जो मैं लेती हूँ उसको आप प्लीज़ चेक करें, कॉपी चेक करें। बस खाली ट्यूशन बेस देने से नहीं होता है, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या माहौल है, आप एक बार आके खुद चेक कर लीजिए। क्योंकि हम देखते ही हैं कैसे सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, वो हम और सौरभ इस काइंड का इंस्टीट्यूशन नहीं चलाना चाहते जहाँ फ्री मिक्सिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं, हमें चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पेरेंट्स को भी आके सर्वे करके जाना पड़ेगा, देख के जाना पड़ेगा कि टीचर कैसी पढ़ा रही है या पढ़ा रही है। बहुत से गार्जियंस को हम देखते हैं, जैसे मैं ही कल देख रहा था तो उसे गार्जियन अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाते हैं। मान लीजिए कि उसको 60% आ रहा है या 70% आ रहा है, दे वांट कि 90% आना चाहिए। तो इसको अब मान लीजिए कि ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही इज़ गेटिंग
not more than 70% or more than 75% or जीवन जी, आप 80%. एक बात बोलो, So जब how जब guardians ये should? पेरेंट्स Hmm. खुद के एजुकेशन में थे, तब क्या 90% आता था किसी को? 60 आ गया तो बाप रे बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अब ना ये बच्चों को जो प्रेशराइज करते हैं, ये क्या हो रहा है, बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन और एक सुसाइडल टेंडेंसी होता है। क्योंकि मैंने बहुत पेरेंट्स से मिली हुई हूँ ना 12th में, तो वो कहते हैं अगर हम किसी बात के लिए रोकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, अगर हम रोकते हैं तो बच्चे ये कहने लगते हैं, तुम लोग तो अच्छे स्कूल में पढ़े नहीं हो, तुम्हें क्या पता कि टीचर्स क्या होमवर्क दे रही है नहीं दे रही है। कोई टीचर, स्पेशली जो ओल्ड स्कूल्स है, जेवियर्स हो, माइकल्स हो, नॉटर डेम हो, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हो, कार्मेल हो, कोई भी डिजिटल कुछ भी होमवर्क नहीं भेजता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बिहार का बेसिक स्कूल जो 1853 ऑनवर्ड्स चल रहा है, वहाँ बच्चे तभी डिजिटल हुए थे जब कोरोना आया था। उसके बाद कोई डिजिटल नहीं, कोई प्रोजेक्ट बच्चों को बोला नहीं जाता है कि आप सारे दिन विकिपीडिया पे बैठे रहिए या गूगल पे बैठे रहिए। आपके सारे मटेरियल आपके बुक में हैं, बस आपको मेहनत करना होगा। अब साइंस का ही मैं ले लूँ, अगर बायोलॉजी का कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें अगर एक फ्रॉग का डिज़ाइन आपको बनाना है, फ्रॉग बनाना है डायग्राम में, तो वो फ्रॉग आपको कहाँ दिखेगा? गूगल पे दिखेगा। आप क्या उसे कॉपी पेस्ट करोगे या खुद ड्रॉ करोगे बुक देख के? तो ये भी पेरेंट्स का एक हो गया है ना। और बच्चे भी बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत है, मुझे तो बहुत सुनने में मिलता है, तुम क्या जानो मम्मी, तुमने तो कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं है। मेरी मिस कॉन्वेंट में पढ़ी है, वो जानती है कैसे पढ़ाया जाता है। हमने लो, अगर मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ तो तुम्हारी मम्मी से मैं हिंदी में कैसे बात कर रही हूँ? तुम्हारे बारे में मैं हिंदी में कैसे पूछ रही हूँ? तुम घर में क्या कर रही हो नहीं कर रही हो, तुम्हारी मम्मी हमसे बोल रही है और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं तुम्हें उसमें से निकालने का। मम्मियों को बेवकूफ मत समझो। सारे पेरेंट्स को सब कुछ मालूम है। हाँ, ये कुछ प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से आता है, दैट इज रॉन्ग। अगर अपने बच्चे को रियल जिंदगी देना चाहते हैं तो प्रेशराइज न कीजिए। Don't compare your child with With other any people. other person. Every individual has got individual potential. 12th के बाद जो मान लीजिए कुछ चूज़ करते हैं, जैसे किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को जर्नलिज्म में जाना है, होटल मैनेजमेंट में जाना है या फैशन में जाना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं करते हैं Agree नहीं करते। बच्चे के चॉइस से, और बच्चा फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। कैसे उसको डील करना चाहिए? हाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा गलत होता है, फैशनेशन में चला जाता है उस लाइन में, देखिए, और उसके बाद उसको अफसोस भी लगता है कि मैंने गलत चूज कर लिया। एक इसमें मैं एडवाइस करना चाहूँगा, जैसे कि देयर फ्यू सब्जेक्ट्स वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं सडन, बिकॉज दैट इज नॉट द गेम ऑफ वन डे दैट सडनली आफ्टर दिस यू विल चूज दैट पर्टिकुलर ट्रैक. If you want to compete for engineering and medical, ab initio you are supposed to be prepared for that subject, because the basic knowledge for becoming a doctor and an engineer, that you can say preparation for that particular field is not a game of after doing 12. You have to be pre-minded, and a guardian should not matlab ki just give a burden that you have to go. They should create such kind of environment around their work that they should get attracted towards that subject. आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर्स के चिल्ड्रन डॉक्टर बनते हैं। आप अभी कॉन्सेप्ट है, आप देख लें रेशियो। तो ऐसा क्या है कि मतलब कि जेनेटिकली इट इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डॉक्टर? नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दे क्रिएट अ एनवायरनमेंट कि आप बेटा ये चीज़ है, यू टेल देम अबाउट द मेरिट्स इवन द डीमेरिट्स ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड इन विच यू आर गोइंग,
and let your child take self-interest. ठीक है? For engineering and medical and any other preparation, if you want to go for UPSC and BPSC, if you think that after doing my 12th and I will think of completing in that, it may be some may complete, but ये जो UPSC BPSC क्लियर करने का कॉन्सेप्ट होता है, तो दिस कॉन्सेप्ट वुड गो इनसाइड द मतलब कि ब्रेन ऑफ द चाइल्ड एट द बिगिनिंग ओनली कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इसको फोकस करके चलना है। दो स्टूडेंट मतलब कंप्लीट दिस एग्जाम, कहते हैं ना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया एट वेरी यंग एज, तो दे वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट आफ्टर डूइंग देयर 10th and 12th. They have given their 100% devotion ab initio in the class 6 itself. आप देखते हैं बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, दे गिव एजुकेशन रिगार्डिंग मतलब कि आप 8th में ही पढ़ रहे हो तो गार्जियंस आर फॉरवर्डिंग देम टुवर्ड्स आगे की बुक्स पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़वाते हैं? वो जानते हैं कि माई चाइल्ड हैज़ टू गो इन दिस फील्ड, स्लोली लेट मी मेक इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गार्जियन एंड प्लस the teacher who is in support. Actually, the tuning should be very proper. So how you both of you feel that coach and teacher, this you people are giving a coaching also, a tuition also. Now, what's the difference between a regular school teachers and a coaching and other tuition? ठीक, ये एक बच्चों में आजकल कॉन्सेप्ट हो गया है कि अटेंडेंस स्कूल में ना देके हम नॉन अटेंडिंग चले जाएं। तो अगर आपको बेसिक फिजिक्स नहीं मालूम है, बेसिक केमिस्ट्री नहीं मालूम है, बेसिक बायोलॉजी नहीं मालूम है, जो कि 11th and 12th में पढ़ाया जाएगा स्कूल में, वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप बस जाके नीट का या जेईई का कोचिंग कर रहे हैं, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपका क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो आप उसमें तो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल नीट का एग्ज़ाम्स या जेईई का एग्ज़ाम बेसिक बुक से ही आते हैं, कोई बाहर वाले बुक से नहीं आते हैं। अगर बच्चा फिजिक्स में पूरा ध्यान लगाता है स्कूल में, या फिर और एक चीज़ और एडवाइजेबल है पेरेंट्स को कि 1 साल कम से कम बच्चे को टाइम दीजिए 12th के बाद, कि वो नीट करेगा, चाहे वो NIT में जाएगा, चाहे वो जेईई में जाएगा, उसके लिए उसके प्रिपरेशन का टाइम देना होगा। उसको डाल दीजिए किसी छोटे से कॉलेज में ही, बट उसको वो फैसिलिटी दीजिए ताकि वो उस चीज़ को, उसके परज्यू को, उसके ड्रीम्स को आगे ले जाए। बच्चों का ड्रीम्स होता है। मैम का कहना सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ये सारे एग्जाम्स वन डे का शो नहीं है, फॉर दैट हैव टू प्रिपेयर। बहुत बार ऐसा होता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं निकला। तो इफ़ यू हैव मेड दिस पर्टिकुलर फील्ड एज योर ड्रीम, तो डोंट लेट योर ड्रीम गो लाइक दिस ओनली। गिव योर वेरी बेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इफ नॉट ट्राई इट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, एज मेनी अपॉर्चुनिटीज यू हैव गॉट, बिकॉज आजकल तो लिमिटेशन हो गया है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ट्राई टू गिव योर बेस्ट, और उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल, माई एडवाइस टू स्टूडेंट दैट डोंट completely change the field, be related to that field only and choose second option also which is related to that field itself. और जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे बहुत आपने कहा कि बहुत स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं। आजकल के यूथ जो होते हैं तुरंत कोई प्रेशर में, हाँ, तो उसमें चाहिए द रोल ऑफ द गार्जियन एंड द टीचर विल उनको समझाना। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं अपने फ्रेंड्स या अदर को देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो गार्जियन शुड से दैट यू आर सीइंग दैट पर्सन सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, बट यू ऑल्सो सी that he has gone through which kind of struggle and effort. See that if you want to go in same field, you should also learn to keep your leg in the same shoe which he was wearing to reach that particular path. So बातचीत और भी जारी रहेगी भविष्य में भी। और एक चीज़ और अच्छा है कि भाई जैसे हम लोग अभी पटना में जो बात कर रहे हैं, जितना सीरियस हो गए इस सब्जेक्ट में,
तो जो मतलब ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं जो प्रश्न जो है लखनऊ वाले या गुवाहाटी वाले या हैदराबाद वाले या बॉम्बे वाले मुंबई वाले से अलग हो। ये पूरा भारत में इसी तरह के सवाल हर पेरेंट्स और गार्जियंस के बीच में चलता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में भी जो इश्यूज हैं कि भाई बच्चों को कैसे डील किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। सो हम लोग आगे भी बात करेंगे इस पे, लेकिन एक छोटा सा ये ट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ट्यूशन इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह सकती हूँ कि कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। टाइम इज़ द मेन फैक्टर। मम्मी भी नौकरी करती है, डैडी भी नौकरी करते हैं, ठीक है। वो जब घर आते हैं 8 बजे 8:30 बजे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, तो वो क्या अपने बच्चों को लेके बैठेंगे? मम्मी का तब कॉन्सेप्ट क्या होता है, किचन में दौड़ो, रात का डिनर बनाओ। पापा डेड टायर्ड, उस समय उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है, तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारा दोनों का यही एडवाइस है कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान देके, आपसे पॉसिबल नहीं है तो ऐसे टीचर के पास भेजिए जो कि उसे प्रॉपर गाइड कर सके। ये जो ट्यूशन और कोचिंग का जो कल्चर है अभी, कैसे आप देखते हैं जो ब्रांडेड बड़े बड़े कोचिंग्स हैं और जो छोटे छोटे टीचर्स जैसे आपने अभी रिटायरमेंट के बाद और आप तो लगे हैं, मतलब छोटा ग्रुप लेके चलते होंगे, कितना मैक्सिमम कितने बच्चे होते होंगे आपके? हम लोग 25 से ज़्यादा कभी नहीं रखेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें वो क्लासरूम नहीं चाहिए जहां हम अपना एक कॉलर माइक लगा लिए और एक लिपस्टिक माइक लगा लिए और बाकी बच्चों को पढ़ाते चले गए। हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। आई वुड लाइक टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैम का तो कहना बहुत सही है। सी बिग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, आई वुड नॉट टेक ऑल्सो, and I will not, because you know maximum results are coming from this big institution only. So the fact is that, देखिए, big institutions are for those students who are very sharp. You know, you understand मेरे कहने की बात, क्या कह रहा हूँ? Those who are honest from their soul regarding their study, they can study in any big institution. But those students who are weak, who require personal attendance and attention toward the child, whether they are working or not, those students won't be able to compete in a crowded place. आप समझ रहे हैं? जो बच्चा वीक है, जो बच्चा हल्का पढ़ाई से भागता है, वो बड़े इंस्टीट्यूशन में उतना सक्सेस नहीं कर पाएगा as compared to a small place. ठीक है? जो बच्चे मतलब 100% डिवोटेड हैं कि I am very much devoted toward my studies, I am giving 100% effort, वो अगर 100-200 की क्राउड्स में जाके बैठते हैं, they are giving proper concentration on the fact the teacher is explaining. तो मैं हूँ विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। मेरे साथ हैं सौरभ रॉय, चैताली सेन गुप्ता। तो लास्टली जो निचोड़ निकला है कि अगर आपका बच्चा 99%, 98%, 95% या 90% लेके आता है, तब तो आप बिग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भेजिए। अदरवाइज अगर आपका बच्चा थोड़ा भी वीक है तो पर्सनल अटेंशन लेने के लिए उसको स्मॉल टीचर्स का जो ग्रुप चलता है वहाँ भेजिए। और अगर आप पटना में रहते हैं तो मैडम के पास आइए, मछुआ टोली में दिनकर गोलंबर के पास V2 मॉल, ग्रीन एनक्लेव, जहाँ साइंस एज वेल एज आर्ट्स दोनों का है। एंड हमारा इंस्टीट्यूशन इतना ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी पेरेंट्स कभी भी विजिट कर सकता है, हम किसी को नहीं रोकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है यूनिक उज्जैनता क्लासेस। यूनिक उज्जैनता क्लासेस। ओके, सो वाइंड अप करते हैं। हाँ। फिर हम लोग अगले संडे में या फिर किसी और संडे को मिलते हैं। आपसे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग बिहार व्यू। थैंक यू।